सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 38 कक्षाओं को पढ़ लिया है। आज हम 39वीं कक्षा को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास चल रहा है हमारा। जो भी पाठक महानुभाव संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन कक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाकर के देववाणी संस्कृतम इस ऐप को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आइएगा, अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था, यहाँ तक बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वांगात् शच, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसके आगे चलते हैं। आगे क्या सूत्र है? कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः। ये भी समासांत प्रत्यय करता है। ठीक है, आइएगा, इसका हम पदच्छेद विभक्ति आदि देख लेते हैं पहले। कहते हैं द्वित्रिभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम शः, तो ये श लिख दिया है। त्रिभ्याम श मूर्धन, तो ये श लुप्त प्रथमांत है। ठीक है, यहाँ विसर्ग नहीं है, हटा हुआ विसर्ग है, तो लुप्त प्रथमांत है। मूर्धनः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, समास इसके अंदर समास है आपका द्विश्च त्रिश्च द्वित्रिताभ्याम द्वित्रिभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है, तो ये तो इसका पदच्छेद विभक्ति और समास हुआ आपका। अब आ जाइएगा, अर्थ को देखते हैं एक बार। सरल अर्थ है आभ्याम मूर्धनः शः स्यात् बहुव्रीहौ। ठीक है, ये कहते हैं आभ्याम माने द्वित्रि, इन दो शब्दों से उत्तर मूर्धन मूर्धा, मूर्धा शब्द है और वो क्या है, दोनों पद समास में है। माने मूर्धा मूर्धांत, जो द्वित्रि से उत्तर मूर्धांत बहुव्रीहि समास से क्या होता है, समासांत श प्रत्यय होता है। उदाहरण दिए द्विमूर्धः त्रिमूर्धः। द्विमूर्धा का अर्थ है दो मूर्धा वाला, दो सिर वाला। त्रिमूर्धा माने तीन सिर वाला। आइएगा, इसकी हम थोड़ी सी आपको सिद्धि दिखला देते हैं। जो यहाँ दिखाई है वो सबसे अच्छा है, यहाँ पर इन्होंने दिखला दिया है। ये देखिएगा, द्विमूर्धा, दो सिर हैं जिसके वह पुरुष। द्वौ मूर्धानौ यस्य सः द्विमूर्धः, ये लौकिक विग्रह हो गया। ये अलौकिक विग्रह हो गया। द्वि औ मूर्धन औ, ये अलौकिक। इसमें अनेक मन्य पदार्थे से समास होता है। मित्रों, समास होने के बाद क्या बन जाता है, पूर्वत आदि सब कुछ लुक आदि होकर के द्विमूर्धन बन जाता है। क्या बन जाता है, द्विमूर्धन। ये बहुव्रीहि समास है। समास के अंत में मूर्धन शब्द है। ठीक है, तो अब इससे क्या है, द्वित्रिभ्याम श मूर्धन से समासांत शच प्रत्यय प्राप्त हुआ। शच प्रत्यय प्रत्यय परश्च श की संज्ञा हो जाएगी। शह प्रत्यय से च की हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब बच गया, आइए, द्विमूर्धन आ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब ये स्थिति हो गई। यहाँ पर क्या है, ये यची भम से भ संज्ञा है। यची भम से भ संज्ञा है। भ संज्ञा होने से क्या है, भ के अधिकार में नस्तद्धिते,
नकारांत नकारांत भसंजक के टी का लोप हो जाता है, तद्धित के परिणति, ये तद्धित प्रत्यय श, ठीक है। तो टी का लोप, तो टी क्या होता है, अचुंत्य टी, तो इसके अन भाग की टी संज्ञा है, तो अन का लोप हो गया, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, अन का लोप हुआ तो क्या बना, द्विमूर्ध अ, मिला दीजिएगा, द्विमूर्ध ऐसा बन गया। अब पुल्लिंग है इसलिए सु आदि आकर के राम की तरह इसके रूप चलेंगे, द्विमूर्धा द्विमूर्धौ द्विमूर्धा, ठीक है। ये सामान्य इसका उदाहरण, केवल ये नकारांत था, नकारांत होता है तब इसका ऐसे रूप चलता है, मूर्धा मूर्धाना मूर्धाना, अब चलेगा राम के समान रूप, ठीक है। और इसमें श प्रत्यय जो किया है उसमें श किया, उसकी संज्ञा का प्रयोजन है कि स्त्रीलिंग होगी तो हम उससे क्या करेंगे, श्रौरा दिव्य से गीश करना प्रयोजन है। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, द्विमूर्धि और द्विमूर्ध्यौ और द्विमूर्ध्या, या द्विमूर्ध बन जाएगा, फिर ये गीश का ई बचेगा, ऐसे तीसरे से अकालोप हो जाएगा और मिल जाएगा द्विमूर्धि बन जाएगा, सु आदि आएगा, उसका हल आदि लोप हो जाएगा, तो द्विमूर्धि बन गया, ठीक है, पहले एक उदाहरण के समान। तो ये इसमें द्वित्रिभ्याम श मूर्धना में जो आपका श, ये प्रत्यय इसमें श पड़ा है, उसका प्रयोजन यही है कि स्त्रीलिंग की विवक्षा में इसको गीश हो जाए। चलिए ये हुआ, ठीक इसी प्रकार से त्रिमूर्धा माने त्रयो त्रयो मूर्धानो यस्य स त्रिमूर्धा, तो वही वहां पहले औ आया तब जैसा आ जाएगा, वही सारी प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल वही है, सारे सूत्र लगते जाएंगे, त्रिमूर्ध और त्रिमूर्धा, त्रिमूर्धाउ त्रिमूर्धा, और यहाँ पर भी शित प्रत्यय होगा तो त्रिमूर्धि त्रिमूर्ध्यौ और त्रिमूर्ध्य नदी के समान रूप चल जाएंगे निश होकर के, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, हम बता दिया पुल्लिंग में मूर्धा मूर्धाना उस प्रकार से चलते हैं, परंतु अब चलेंगे राम के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे नदी के समान। तो ये सरल सा आपका सूत्र था बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं है, दो उदाहरण थे। ये वास्तव में यहाँ का ये प्रकरण नहीं है, परंतु समासांत बीच में आ गया है तो सूत्र कुछ ले आए हैं ये आचार्य भरद्वाज महाराज जी, सोचते हैं चलो पढ़ाई देते हैं, कुछ ज्ञान अधिक दे देते हैं। अब आ जाइएगा, एक सूत्र है अंतर बहिर्भ्याम च लोमना, ऐसा सूत्र है, ये भी समासांत प्रत्यय करता है, ठीक है। आइएगा इसका भी पदच्छेद देख लेते हैं। कहते हैं अंतर बहिर्भ्याम, ये सब जगह यहाँ गलत लिख गया है, बहिर शब्द है, ठीक है, तो अंतर बहिर्भ्याम ऐसा हर जगह होगा, गलती मिस्टेक है, ठीक है। तो अंतर बहिर्भ्याम क्या है, पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्यपदम, लोमना षष्ठी व्यक्ति एक वचनम, ठीक है। ऊपर से अब पूर्णी प्रमांडों से अप की अनुवृत्ति आती है, बहुव्रीहि सत्तक्षणों स्वांगा शच से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आती है इसमें से ये, और प्रत्यय परश्चित अध्यता ये पीछे से जब चला ही आ रहा है, ठीक है। इसका समास देखिएगा, अंतश्च बहिश्च अंतर बहिस्सौ ताभ्याम अंतर बहिर्भ्याम, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास इसमें हुआ, ठीक है। चलिएगा अब आगे आ जाइएगा, अर्थ देखते हैं इसका। कहते हैं आभ्याम लोमनोप स्यात् बहुव्रीहौ अंतर लोमा बहिर्लोमा, यहाँ ठीक लिखा हुआ है बहिर्लोमा, ठीक है, ये सूत्र में रख लीजिएगा आएगा। तो कहते हैं अंतर और बहिर इन शब्दों से उत्तर बहुव्रीहि समास में अंत में लोमन शब्द है तो उससे समासांत क्या हो जाता, अप्रत्यय हो जाता है, तो अंतर लोमा बहिर्लोमा, तो ये भी बिल्कुल मूर्धा के समान ही है, ठीक है। चलिए फिर भी हम उदाहरण देख लेते हैं आपके लिए। अंतर लोमा का अर्थ होता है अंदर रोम है जिसके, ऐसा पुरुष या ऐसी चादर, अर्थात बीपी अंदर को मुड़े हुए हैं बाल जिसके, या चद्दर में धागे, तो अंतर लोमानी यस्य स अंतर लोमा, तो इसका अलौकिक विग्रह होगा अंतर
ये अव्यय है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सु आदि नहीं लाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सु मत लाइएगा, ऐसे रखिएगा। अंतर लोमन जस, यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया है। ठीक है, समास हो गया, समास होने के बाद सारी प्रक्रिया हो गई आपकी, तो क्या बचा? लुक आदि होकर के अंतर लोमन। अब अंतर लोमन बना, ये क्या है? समासांत बहुव्रीहि समास है, और लोमन शब्द अंत में, तो अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः से क्या हो जाएगा? समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अप्रत्यय। अप्रत्यय होकर के अंतर लोमन अ और यची भम, और फिर नष्ट से अनंत का लोप हो जाएगा टी संज्ञक का, तो क्या बना? अंतर लोम अ, अंतर लोम, ऐसा बना। रेप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रेप का ऊर्ध्वगमन कर देते हैं, और फिर अब इसका पुरुष था इसलिए राम के समान रूप चल जाए, अंतर लोम, अंतर लोम, अंतर लोम। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। यदि स्त्रीलिंग में होगा तो इसमें टाप होगा, इसमें अब गी शादी नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रत्यय है, इसलिए इसमें टाप हो जाएगा। तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग में? अंतर लोमा, अंतर लोमे, अंतर लोमा, रमा के समान टाप आ जा करके। इसी प्रकार से बहिर माने बहिर्लोमानी यस्य स बाहिश, बहिर्लोमा बाहर की तरफ रोम निकले हुए हैं, ऐसे उठे हुए हैं, ऐसी चद्र अथवा मनुष्य का शरीर, मनुष्य। तो बहिष और लोमन ऐसा, ये यहाँ बहिष लोमन जस पूर्व सारी प्रक्रिया हो जाएगी, अनेक मन्य पदार्थ समास हुआ, और फिर समास होकर लोक आदि होकर के अंतर बहिर्भ्याम च लोमना से अप्रत्यय होकर के आपका, और फिर ये यची भम नस्तद्धिते से टी का लोप होकर के, अन का लोप होकर के क्या बना? बहिष और लोम। अब ये बहिष प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वो जस आया है वास्तव में, यहाँ यही हम कह रहे थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ अब दिखाना पड़ेगा इनको, पद संज्ञा करनी है तो पद संज्ञा होगी तभी इसको रुत्व आदि होगा। तो यहाँ पर भी आपको जसु लाना पड़ेगा, बाहिर लोमानी यस्य, तो यहाँ सु लाएंगे तो उसका लोप प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए हमेशा मैंने यही कहा, चाहे अव्यय हो चाहे कुछ भी हो, उससे स्वादि उत्पत्ति तो करके दिखलानी ही होती है। तो बहिष ये बन गया आपका बहिष, सकार को सस्वरू से रुत्व हो गया। ठीक है, और ऊपर चला गया बहिर्लोम, और इसका आकारांत शब्द बन गया पुल्लिंग में, और इसका राम के समान रूप चल जाएगा, बहिर्लोमा बहिर्लोमा बहिर्लोमा। तो ये आपका अंतर बहिर्भ्याम च लोमना सूत्र हुआ। इसके बाद में सूत्र है आपका पादस्य लोपोस हस्त्यादिभ्यः। क्या? पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, ये भी 5वें अध्याय के चौथे पाद का 138वां सूत्र है। कहते हैं, चलिए पदच्छेद देखते हैं, इसका समास भी देख लेते हैं, तब स्पष्ट समझ में आएगा। कहते हैं पादस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, लोपा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, आहस्त्यादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत है। त्रिपदम सूत्र में 3 पद है सूत्र के अंदर। अब आ जाइएगा, इसमें समास है आहस्त्यादिभ्या, 2 समास है। समास देखिएगा, हस्ती आदिरेशाम ते हस्त्यादय, माने हस्ती शब्द है जिन शब्दों के समूह के आदि में, वो समूह क्या कहलाता है? सभी शब्द क्या कहलाते हैं? हस्त्यादय। और ना हस्त्यादय अहस्त्यादय, और जो हस्त्यादि नहीं है, हस्त्यादियों से भिन्न, वो अहस्त्यादय। ठीक है, तो ये नई तत्पुरुष समास हो गया। पहले बहुव्रीहि समास हो गया, फिर नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है? उपमानाच से उपमानात् की अनुवृत्ति आती है सूत्र के अंदर। बहुव्रीहौ सक्तक्षणो स्वांगाशच से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आती है। प्रत्यय परश्च आदि पीछे से चला आ रहा है। चलिएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं एक बार। क्या कहते हैं? हस्त्यादि वर्जितादुपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है?
कहते हैं हस्त्यादि वर्जित, और हस्त्यादि शब्दों को छोड़ करके उपमानात माने उपमानवाची से, उपमानवाची शब्द से परे पाद शब्द का क्या होता है, बहुब्रीहि समास में लोप हो जाता है। किसका लोप होगा, तो लोप यहाँ कोई निर्देश नहीं किया, लोप का है तो लोप होता अलो अंत्यस्य से, अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। उदाहरण दिखाया इन्होंने, व्याघ्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपाद। ठीक है, कि व्याघ्र के समान पाद हैं जिसके, वह क्या कहलाता है, व्याघ्रपाद। ठीक है, अब यहाँ क्या है, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, तो उपमा दी जा रही है। ये व्याघ्र क्या है, यहाँ उपमा दी जा रही है। व्याघ्र के, व्याघ्रस्य माने बाघ के पैर के समान पैर हैं जिसके, तो वो व्याघ्रपात कहलाता है। तो व्याघ्र शब्द यहाँ क्या है, उपमावाची है। चलिएगा आइएगा सिद्धि देख लेते हैं। बाघ के पैरों के समान पैर वाला, तो व्याघ्रपादौ एव पादौ यस्य सा व्याघ्रपात। तो व्याघ्रपाद, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ऐसा विग्रह, ये वहां उन्होंने संक्षिप्त में दिखाया है, वास्तव में ये उत्तर पद लोपी बहुब्रीहि समास है। तो क्या है, व्याघ्रपाद औ और पाद औ, ये हुआ अलौकिक विग्रह। अनेक मन्य पदार्थ से समास होता है, और इसी के अंतर्गत अनेक मन्य पदार्थ के अंतर्गत एक सूत्र है, वास्तव में समास उससे होता है, वार्तिक है कि सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। ठीक है, उपमान व पूर्व पद में जिसके ऐसे ऐसे उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या है, व्याघ्र ये उपमानवाची है, तो इसलिए पाद शब्द ये उत्तर पद है। उत्तर पद क्या है, समास में, समास करने में पूर्व पद और उत्तर पद इसमें घटाना, ये व्याघ्र पूर्व पद है, ये पाद उत्तर पद है। तो उत्तर पद का लोप होता है और अनेक पदों के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। तो इस वार्तिक से ही समास और पूर्व पद का, पूर्व पद के उत्तर पद का, पाद का, ये पूर्व पद है इसमें, ये फिर इसका उत्तर पद ये है। ठीक है, पूर्व पद किसकी अपेक्षा से, इस पाद की अपेक्षा से। तो पाद का लोप करके प्रातिपदिक वो इसकी फिर समास हो गया, कृत तद्धित समास है, सुपो धातु प्रातिपदिक और लुक आदि होकर के क्या बचेगा आपका, व्याघ्र और पाद। तो व्याघ्र पाद ऐसा बचा। अब ये बहुब्रीहि समास है, तो पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यास से क्या हुआ, पाद शब्द का लोप प्राप्त हुआ। तो अलोंत से अंतिम पाद के आकार का लोप प्राप्त होने हो गया। तो क्या बना, व्याघ्रपाद। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, हलज्ञान व्योति सूति प्रक्तम, हल से लोप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, झलाम जशो अंते। ठीक है, और वावसाने से दो रूप बन जाएंगे, व्याघ्रपात और व्याघ्रपाद। ठीक है, ये संधि सूत्र लग जाते हैं, ता द, एक बार ता रहेगा, एक बार द रहेगा, और फिर द्विवचन में एक ही रहेगा, व्याघ्रपादौ व्याघ्रपादः। ये द्विवचन का औ और जसा दिया जाएंगे। ठीक है, ये तो इनका उदाहरण दिखा दिया, सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, क्योंकि समास पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अभ्यास हो गया। दूसरा कहते हैं अहस्त्यादिभ्या किम, अहस्त्यादिभ्यास में क्यों पड़ा हुआ है, तो प्रत्युदाहरण देते हैं, हस्तिपादः कुसूलपादः। यहाँ पर हस्ति शब्द पूर्व में, ये हस्त्यादिगण में पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पाद शब्द का लोप नहीं हुआ है। हस्तिपादौ इव पादः यस्य, हाथी के पैर के समान पैर हैं जिसके, वो क्या है, हस्तिपादः। कुसूलपादः, कुसूलपादौ इव पादौ यस्य सा कुसूलपादः। तो इनमें भी समास आपको इसमें नहीं दिखाना, ये वास्तव में उदाहरण नहीं है, ये प्रत्युदाहरण है, अर्थात यहाँ पर पाद शब्द के अंत आकार का लोप नहीं हुआ है। इससे ये लोप ही करता है, समासांत लोप करता, लोप नहीं होगा, क्योंकि ये हस्त्यादि गण में पठित शब्द हैं, हस्ती कुसूल आदि, तो इसलिए यहाँ नहीं हुआ।
तो ये पढ़ने का लाभ हो गया। यदि नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी हस्तपाद और कुसूलपाद ऐसा बन जाता। अब आ जाइएगा आगे, कहते हैं संख्यासु पूर्वस्य। संख्यासु पूर्वस्य 5वें अध्याय के चौथे पाठ का 140वां सूत्र है। आइएगा पदच्छेद विभक्ति देखते हैं। सरल है वैसे, चलिए फिर भी देखेंगे, सरल है चाहे कैसा भी हो। देखिएगा, संख्या सुपूर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। इसमें समास देख लीजिएगा। समास है संख्या च सुश्च, संख्या सु और संख्या सु पूर्वौ यस्य स संख्या सुपूर्वः तस्य संख्या सुपूर्वस्य। तो क्या समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, दो समास हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसका अर्थ होगा संख्या सुपूर्व का, माने संख्या पूर्व में है जिसके, अथवा सुपूर्व में है जिसके, ऐसा बहुव्रीहि, ऊपर से आ रही है बहुव्रीहि की अनुवृत्ति। कहते हैं पादस्य हस्त लोपो हस्तादिभ्य से, इसमें लोप की अनुवृत्ति आ जाती है। बहुव्रीहि सत्तक्षणो स्वांगा शत से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है। चलिएगा अब आगे कहते हैं इसका अर्थ देखते हैं पहले। ये सभी एक जैसी उदाहरण है मुख्य रूप से। पादस्य लोपः स्यात् समासान्तो बहुव्रीहौ। तो इसका अर्थ है संख्या सुपूर्वस्य पादस्य लोपः स्यात् समासान्तः बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में संख्या पूर्व में जिस पाद शब्द के, ऐसे पाद का लोप हो जाता है ना, अलोन्त से अंतिम अल का, ऐसे सुपूर्व पाद वाला समासांत बहुव्रीहि समास में समासांत लोप हो जाता है। तो द्विपाद और सुपात, ठीक है। तो ये संख्या पूर्व में हो गई द्वि, और ये सुपा पूर्व में हो गया सुपात। आइएगा इसकी सिद्धि भी देख लेते हैं। यहाँ सिद्धि दी है इन्होंने संक्षिप्त में, लीजिएगा। द्विपात, दो पैरों वाला, द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात। तो द्वि औ पाद औ अनेक मंड पदार्थ से समास हुआ मित्रों, ठीक है। और पूर्वत लुक आदि होकर के क्या बना? द्विपाद। संख्या पूर्वस्य से इसमें क्या हुआ? पाद के लोप हुआ। अलोन्त से इसकी सहायता से पाद के आकार का लोप होकर के क्या बना? द्विपाद। और सुप्त सु और आदि आकर के हल्क्याम पे दीर्घ सुत्ती सा पिक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा। और फिर वापस आने से इसमें विकल्प निचत्व हो जाएगा और जशत्व हो जाएगा। द्विपाद और द्विपात दो बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे त्रिपात त्रिपात, और ऐसी सुपात, सुपात का भी दे दिया है, माने सुंदर पैर वाला। सु माने शोभनौ पादौ यस्य सा, ये लौकिक विग्रह हो गया। तो सु पा सु, और यहाँ वास्तव में ऐसा आना चाहिए सु और सु पाद औ, ठीक है। और फिर अनेक मन पदार्थ समास हो गया। यहाँ सु और फिर एक और यहाँ ऐसा सु आना चाहिए, यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति वाला सु है ये। तो अब समास हो जाएगा, समास हो जाएगा इससे पूर्व से लुक आदि हो जाएगा। तो क्या बना? सुपाद। ये सुपाद बनेगा, दो नहीं सु, सुपाद। संख्या पूर्व, संख्या सुपूर्व से सुपूर्व में, इसलिए इसका अंत का अलोन्त की सहायता से पाद के आकार का लोप हो गया। तो क्या बना? सुपाद। और वापसा में लग करके सुपात और सुपात, और द्विवचन में सुपादौ सुपादः, ये बन गया, ठीक है। सरल है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। तो मित्रों, आपके इस कक्षा में हम इतने ही सूत्रों को पढ़ाते हैं, और आगे की कक्षा में हम आपका ये संपूर्ण प्रकरण समाप्त कर देंगे। अब अधिक